धन्यवाद। मैं संदीप दीक्षित, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस पर ये प्रेस वार्ता बुलाई और आप लोग सब आए। मैं तमाम मीडिया बंधुओं का, प्रेस बंधुओं का सबका स्वागत करता हूं। मेरे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो आतिशी जी ने कोई 5-6 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से सैकड़ों करोड़ों मिलते हैं। तो मुझे याद आई कि पिछले 10-12 साल से जिस तरीके से इन्होंने विधिवत तरीके से, नियमित तरीके से कांग्रेस पे, मुझ पे, मेरी स्वर्गीय माता जी पर जो एक एक करके हमले किए थे भ्रष्टाचार के, उस पर मैं आप लोगों द्वारा उनसे सवाल उठाना चाहता हूं और कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। और 12-13 साल से जिन सवालों का मैं जवाब पूछ रहा हूं, उनका समय आ गया है, या तो आम आदमी पार्टी उन सवालों का जवाब दे या फिर ये सवाल कम से कम पूछने को बंद करे। दूसरा क्या है, मैंने देखा है कि 10 साल बाद जो सरकार आई है केजरीवाल साहब की, वो अपना हिसाब किताब दे रहे हैं। तो कुछ इंटरव्यूज देते हैं, कई जगहों पर बात करते हैं और उन्होंने कई आंकड़े जनता में फेंकने शुरू किए हैं कि किस तरीके का उन्होंने विकास किया है पिछले 10 सालों में। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा समय चाहूंगा, उन्हीं के आंकड़ों को मैं उन्हीं के सामने प्रस्तुत करता हूं और ये आप लोग तय करिएगा कि क्या ये लोग कहते हैं क्या नहीं कहते। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये नहीं है कि कोई सरकार अपनी बात को बढ़ चढ़ कर बताती है, पर दिक्कत है अगर सरकार सीधे सीधे झूठ बोले, और मैं तो कहूंगा आदतन झूठ बोले, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और अंत में 2-1 पॉइंट उसके बाद रहेंगे। इन्होंने, आपने देखा होगा, कोई 5-6 सीएजी की रिपोर्ट्स आई थी जो इन्होंने सार्वजनिक नहीं की, असेंबली में नहीं दी। कुछ मित्रों ने इधर उधर से उसके कुछ अंश मुझे दिखाए हैं। उन अंशों पे, उन रिपोर्ट्स पर हम लोग बाद में पीसी करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके 2-1 चीजें मैं जरूर निकालकर आपको दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि पिछले 10 साल में किस तरीके से इस सरकार ने अपने काम किए हैं। सबसे पहला जो एक सवाल ये बार बार करते हो, इस पे सवाल पूछना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बात को लेके ये करप्शन की सारी चीजों को मोड़ते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, जिस कारण से हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश में हल्ला खड़ा कर दिया था लोकपाल के नाम पर, तो दिल्ली में लोकायुक्त तो है। अगर आपके पास फाइलें थी, आपके पास सबूत थे, तो आप लोकायुक्त के पास क्यों नहीं गए? आपने हाईकोर्ट में चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? आपने एलजी साहब को क्यों नहीं किया? और मैं एक उदाहरण देता हूं, 2012 में जब कोल का स्कैम आया था तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, जो उसके बाद सीबीआई को गई, और जितने भी 18-20 केस कोल में चल रहे हैं वो सब केवल एक मेरे पत्र के ऊपर चल रहे हैं। आज भी उन पर केस चल रहा है। तो यही केजरीवाल के पास अगर एक पैराग्राफ का भी सबूत था, तो मैं आज पूछना चाहता हूं क्यों वो सबूत बाहर नहीं आए? ये 360 पेज का एक सबूत लेकर घूमते थे शीला जी के खिलाफ। ये कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, इनसे पूछा, लेकिन कभी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि वो 360 पेज क्या थे? क्योंकि मुझे विजय कुमार मल्होत्रा जी ने एक बार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे, और इनसे कहा था कि आपके पास 360 पेज के सबूत हैं, उन सबूतों का आप क्या कर रहे हैं? तो केजरीवाल साहब ने वो सबूत सामने किए, और वो सबूत क्या थे? वो 360 पेपर की कटिंग थी। ये शायद पहला व्यक्ति होगा जो पेपर की कटिंग को बतौर सबूत प्रस्तुत करता है। मैं एक और इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप लोगों को याद होगा जब कॉमनवेल्थ के खेल हुए थे तो उसके बाद सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट गई थी भारत सरकार में, जो भारत सरकार की लोकसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी, और दूसरी रिपोर्ट स्टेट असेंबली में आई जो स्टेट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को गई थी। उस कमेटी पे बातचीत हुई, वो कमेटी ने अपना काम पूरा नहीं किया, सरकार हट गई। उसके बाद 13 का चुनाव हुआ, फिर 15 का चुनाव हुआ। 67 में से शायद 67 विधायक लेकर ये लोग आए। स्वाभाविक है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जितने सदस्य रहे होंगे, एक आध बीजेपी का छोड़ के बाकी सब आम आदमी पार्टी के रहे होंगे। पूछिए ना इनसे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दिल्ली सरकार की उस सीएजी रिपोर्ट की रिपोर्ट कहां है? जिस सीएजी की रिपोर्ट, जिस कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पर ये हल्ला करते थे, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली है दिल्ली सरकार ने? क्यों नहीं उन चीजों पर, उन मांगों पर ये बात कहते हैं जिन बात पर ये बार बार इल्जाम लगा रहे थे? अभी 2 या 3 दिन पहले एक चैनल पे इन्हीं के एक वक्ता ने मुझसे कहा कि मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है दिल्ली में। मैं आज नहीं, मैं 10 साल से इस पार्टी से कह रहा हूं, हिम्मत हो तो एक सबूत दीजिए ना। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, मुझे भी न्याय चाहिए, एक सबूत दिखाइए।
पूरी दिल्ली में इन्होंने इस बात को फैलाया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये ऑरेंज रंग की जो बसें चलती हैं, पूरी दिल्ली में कहा गया है कि ऑरेंज रंग की बसें मेरी हैं। मैंने एक पत्र लिखा आज से 3-4 महीने पहले डिम्स को। मैंने कहा था डिम्स में अगर मेरी बसें चलती हैं तो पिछले 10 साल में मुझे तो 1 रुपया किराया नहीं आया है, या तो मुझे किराया भेज दीजिए या स्पष्ट कर दीजिए बसें किसकी हैं। मेरे पास तो अभी तक डिम्स का जवाब नहीं आया। मैंने एलजी साहब को आज से 1-1.5 साल पहले पत्र लिखा और तमाम जो चीजें पब्लिक में चलती थी सबका उल्लेख करके कहा कि आप इन पे इंक्वायरी बिठाइए, क्योंकि मुझे किसी चीज का भय नहीं। मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इंक्वायरी बिठाइए, और वो 8-10 चीजें जो कही जाती थी मेरे बारे में सब मैंने स्पष्ट की कि एक भी अगर आपको सच मिले तो आप उसको नेशनलाइज कर दीजिएगा और मुझे जेल भेज दीजिएगा। एलजी साहब का भी उसके बाद कोई पत्र मेरे पास नहीं आया। मैं एक दो और आपसे सवाल पूछता हूं और आपके द्वारा केजरीवाल जी से पूछता हूं। आपको याद होगा बिजली पर यह कहते थे कि बिजली में इसलिए रेट हाई है क्योंकि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों के बीच में भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार था और फिर इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो बिजली की कंपनियों का जो एकाधिकार है उसको हम हटाएंगे, यानी आप बीएससीएस नहीं किसी से भी बिजली ले सकते हो, आप एनडीपीएल नहीं किसी से भी ले सकते हो। और दोनों कंपनियों को उन्होंने भ्रष्ट बताया था कि दिल्ली की सरकार कांग्रेस की सरकार के साथ उसका मेल जोल है। जब आपकी सरकार आई तो कहां गया वो मेल जोल? एक कंपनी बताइए, एक कदम बताइए जिसमें आपने इन कंपनियों पर एक भी सवाल उठाया हो। इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार है जिस कारण से रेट हाई है, और पता नहीं आप में से लोगों को याद होगा कि नहीं कि 2013 में इनका यह वायदा नहीं था कि हम सरकार से सब्सिडी देंगे। इनका वायदा था कि यूनिट रेट कम होगा क्योंकि भ्रष्टाचार है इसलिए रेट कम है। 1 पैसा भी वो रेट कम नहीं हुआ। ये सवाल इनसे पूछने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं सवालों को लेकर इन्होंने शीला जी को और उनकी सरकार को ऊपर से नीचे तक बदनाम किया था, और बदनाम हुई थी ये सरकार। और न केवल दिल्ली की सरकार, इन्होंने तमाम उन राजनेताओं के सवाल उठाए थे जो आज इंडिया गठबंधन में इनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे लालू जी हों, चाहे आदरणीय सोनिया जी हों, चाहे आदरणीय शरद पवार जी हों। ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूं आपसे सवाल कि कोई तो इनसे जाके पूछे कि इतना बड़ा जो झूठ का शगुफा आप फैला रहे थे इसके पीछे के तथ्य क्या थे तब और आज। कितने बिजली के मीटर इनको तेज दौड़ते हुए मिले? रोज घूमते थे बिजली के मीटर लेके कि तेज दौड़ते हैं। इन्होंने कहा था हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, बिजली के मीटर बदलेंगे। मुझे आंकड़ा दे कि क्या एक भी बिजली का मीटर इनको तेज दौड़ता हुआ मिला था? इन्होंने कहा पानी के मीटर तेज दौड़ते हैं। मुझे याद है केजरीवाल साहब ने कहा था इनमें हवा भी मार दो तो घूमेंगे। कोई इंजीनियर इस तरीके की बेवकूफी की बातें करे? भाई हवा में प्रेशर होता है, मीटर प्रेशर से घूमते हैं, हवा डालो या पानी डालो मीटर घूमेगा। लेकिन चलिए साहब कहां की इंजीनियरिंग की है उनको मुझे तो नहीं समझ में आती है। पब्लिक में आप जो चाहे बोलते, कितने मीटर बदले? डीटीसी की बसों में इन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कहां से वो इन्वेस्टिगेशन हुई? मैं बहुत सीरियस रूप से इनसे कहना चाहता हूं कि एक भी सबूत आप बता दीजिए और मैं मान जाऊंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं, दुर्भाग्य से अगले दिन आदरणीय उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिश जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, यमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके लिए डोनेट करूंगा। और इन दोनों केस मैं आज जाकर फाइल करूंगा और देखूंगा इनके पास अगर जवाब हो तो जवाब दे। बहुत आसान है कहना कि फलाने से पैसा लिया, फलाने से पैसा लिया है। 13 साल से कोई चीज प्रूव नहीं कर पाए हैं, और इसलिए मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। अब हम उस बात पर आते हैं जो आंकड़े ये बार बार प्रस्तुत करते हैं। मैं बहुत ज्यादा आपको आंकड़े में नहीं डालूंगा, लेकिन 2 या 4-5 चीजें इनकी स्पष्ट करना चाहता हूं। किस तरीके से यह सरकार बिल्कुल सफेद झूठ बोलती है। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने कहा कि हमने यमुना की सफाई जो है इस मुस्तैदी से की है, हमने 1.5 गुना दिल्ली में सूरज ट्रीटमेंट बढ़ा दी। मैं वो ट्रीटमेंट, मेरे पास जो डेटा पड़ा है वो दिल्ली सरकार का है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो यहां 480 एमजीडी सूरज ट्रीटमेंट हुआ करती थी। जब हमारी सरकार हारी है तो शायद 604 एमजीडी हम सूरज ट्रीटमेंट किया करते थे, या 620।
आज भी उतना ही है। एक सिर्फ सूएज ट्रीटमेंट प्लांट बना है। सीधे सीधे ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है कि उसने सूएज ट्रीटमेंट का काम यहां बढ़ाया है। स्वयं एलजी साहब ने जो 2023 में एक रिव्यू ली थी, उस रिव्यू में आया था कि पिछले 7-8 सालों में 2014 के बाद से दिल्ली में जमुना में जो पोल्यूशन एफ्लुएंट जा रहा है वो पहले से दुगना हो गया। केजरीवाल साहब ने कहा था कि हमारे समय में एफ्लुएंट नहीं होता था, एफ्लुएंट डबल हुआ है यहां। फिर आपने देखा होगा ये बार बार एक आंकड़ा देते हैं कि साहब हमने पैसा बचाया है फ्लाईओवर से। शायद आपने कई बार इस आंकड़े को भी सुना होगा। उसके बारे में भी मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं उनके आंकड़ों का। इन्होंने एक लिस्ट बनाकर एक आंकड़ों की एक बहुत बड़ी तस्वीर प्रस्तुत की। 2 मिनट दीजिएगा मुझे, वो कागज कहीं इसी में रखे हुए हैं। इन्होंने ये इश्तहार भी पब्लिश किया और ये इसमें दिखाया। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहता हूं 2 मिनट, उसके बाद आप चाहेंगे तो ये डेटा आपके साथ में शेयर कर सकता हूं। इन्होंने बताया कि साहब मधुबन से मुकरबा चौक का जो फ्लाईओवर था वो शीला दीक्षित जी ने 422 करोड़ में उसका पैसा तय किया। मैं ईमानदार हूं, मैंने उसको 297 करोड़ में बनवा दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि मंगोलपुरी से मधुबन चौक का 423 करोड़ का शीला जी ने एस्टीमेट किया। मैं ईमानदार हूं, मैंने उसे 323 करोड़ में बनवा दिया। उसी तरह विकासपुरी से मीराबाग में 560 करोड़ का था, 460 करोड़ में बनवा दिया। ऐसे करके इन्होंने 5-7 बड़े उदाहरण दिए और बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी इनका उदाहरण देते हैं। और मैं आपके सामने वो डेटा प्रस्तुत करना चाहता हूं जो पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से हम लोगों ने उतारा है, जो इसके आंकड़ों की सत्य की हकीकत आपके सामने रख देगा। वो देखते हैं साहब जो इन्होंने नंबर बताए थे। मधुबन चौक से मुकरबा चौक 422 करोड़ का। थोड़ा सा सुनिएगा, अपने आप पूरी चीज आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनता है 422 करोड़ का, ठीक कहते हैं केजरीवाल जी कि एस्टीमेट बना। ये बना जून 2012 में। उसके बाद कैबिनेट का एक डिसीजन आता है जो टेक्नोलॉजी को चेंज करता है और टेंडरिंग होती है 22 मार्च 2013 को 22032013 टेंडरिंग होती है 280 करोड़। यानी पैसा केजरीवाल जी ने नहीं बताया, पैसा शीला जी की सरकार में बनता है। मैं मानता हूं आप कह सकते हैं सरकार ने पैसा बताया था, लेकिन यह कहना कि केजरीवाल ने पैसा बताया था, अगर झूठ नहीं है तो आप शब्द बताइए, इसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से आजादपुर से प्रेमबरी पुल, उसका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट जून 2012 में होता है। 247 करोड़ का डीपीआर बनता है। इसका टेंडरिंग होती है फरवरी 2013 में और टेंडरिंग की अमाउंट आती है 182 करोड़ और इसमें ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने पैसा बचाया। उसी तरीके से मंगोलपुरी से मधुबन चौक डीपीआर बनता है 19/6/2012 को। एस्टीमेट होता है 423 करोड़ का। टेंडरिंग होती है 19/3/2013 को। टेंडरिंग का अमाउंट होता है 290 करोड़ और उसमें पैसा बचता है। ये शब्द जो है मैं पूछना चाहता हूं ना, अगर आपने पैसा बताया था तो सच्ची में आप बताते ना, आप ट्रूथ बताते ना। इस तरीके का एक नहीं, कम से कम 100 झूठ जो है हमारे मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। हमें समझ नहीं आता है कि जो आदमी इतना खुलेआम झूठ बोलता है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। एक लिस्ट दीजिएगा, लगाइएगा जरा मैम, लिस्ट जो है फ्लाईओवर्स की। इनका आपने देखा होगा, अभी ये आंकड़े देते हैं कि हमने 32 या 36 फ्लाईओवर दिल्ली में बनाए हैं। ये फ्लाईओवर की लिस्ट है। विजेंद्र गुप्ता जी ने एक सवाल पूछा था असेंबली में कि कितने फ्लाईओवर आपकी सरकार ने बनाए हैं। आप ये लिस्ट देख लीजिएगा। पता नहीं ये लिस्ट आपके सामने ये साफ है कि नहीं है। इस लिस्ट का मेरे पास कॉपी थी, उसमें कुछ बातें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आप इसमें देखेंगे कि आप इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
को आप पढ़िएगा तो 2 है रैंक ए, 3 है रैंक सी, 5 है रैंक डी, 6 है रैंक ई, 7 है रैंक एफ, 8 है रैंक जी। ये पहली बार मैंने सुना है कि फ्लाईओवर में जो रैंक चढ़ते हैं वो अलग से फ्लाईओवर गिने जाते हैं। कल को मैं अगर अपने घर में 2 सीढ़ी बना लूं और क्लेम करूं कि मेरे पास 2 घर हैं तो ये तो नया अजूबा है। ऊपर चलिए, इसको थोड़ा नीचे, इसको बड़ा करिएगा, थोड़ा नीचे का बड़ा करिएगा। फिर देखिए आप 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर, ये 5 ब्रिज हैं। दुनिया में कहां से ब्रिज फ्लाईओवर बन गए मुझे नहीं समझ में आता है। फिर एक और मैं आपको आंकड़ा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर चलिए, थोड़ा 13 नंबर पढ़िए जरा। 13 है एलिवेटेड कॉरिडोर मधुबन चौक टू मुकरबा चौक। उसके बाद आप देखिएगा फ्लाईओवर दिए हैं एट बलसवा, एट बुराड़ी, एट मुकुंदपुर, लिबासपुर एट जगतपुर एंड लिबासपुर ब्रिज। मैं आपको एक कागज दूंगा, अगर आप लोग देखिएगा, ये कागज है पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से निकला है। ये है जो इनके वर्क डिटेल्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ कॉरिडोर आउटर रिंग रोड बिटवीन मुकरबा चौक टू वजीराबाद चौक। एक फ्लाईओवर है, इसके सब कंपोनेंट नीचे दिए हुए हैं। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप वो लिस्ट को जरा बड़ी करिए, वापस जाइए, उस लिस्ट को बड़ी करिए, बड़ी करिए इसको। अब आप नीचे ये देख लीजिएगा, इसी के सब कंपोनेंट्स हैं। बुराड़ी फ्लाईओवर, लिबासपुर ब्रिज, भलसला फ्लाईओवर, मुकुंदपुर फ्लाईओवर, मुकुंदपुर लूप्स। अगर आपने काम नहीं किया है तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मैं सीधे सीधे यहां इल्जाम लगा रहा हूं और मैं माफ करिए बड़ा स्ट्रांग शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए इसके अलावा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है पैथोलॉजिकल लायर, आदतन झूठ बोलने वाला व्यक्ति। और पैथोलॉजिकल लायर का अंग्रेजी में कहा जाता है जो जानबूझकर आदतन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए हमेशा झूठ बोलता हूं। मैं उन पर सीधे सीधे कहता हूं, और ये सिर्फ यहां नहीं है, ये तमाम और चीजों में मैं आपको बहुत लंबे उदाहरण नहीं दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जब आप चाहेंगे, इसलिए मैं पिछले 2 महीने से, उसके पहले कई दिनों से चैलेंज कर रहा हूं, और जितने मेरे मीडिया के मित्र हैं, प्रेस के मित्र हैं, आप सबसे मैं आशा करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी से कहें कि मेरे बगल की कुर्सी में बैठ जाए, सरकारी आंकड़े लेकर आए, कहानियां नहीं, सरकारी आंकड़े लेकर आए, उन्हीं के दस्तावेज लेकर आए और आमने सामने बैठे, उन्हीं के दस्तावेजों से मैं साबित कर दूंगा किस तरीके से विकास का उनका पूरा ढांचा झूठ का झूठ है। एक छोटा सा नंबर तो आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि हमने 100% लोगों को पानी दे दिया। उसी दिन उनकी रिपोर्ट निकलती है जो कहती है कि केवल 93% लोगों के पास इस दिल्ली में पानी जा रहा है। हर आंकड़े में आप 93% कहिए ना, क्या गलत बात है। फिर हम आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको ये मानते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया और बेहतरीन काम किया है शिक्षा में। अनूप शिक्षा की फोटोज पे आप आ जाना। मैं पहले ये बताता हूं, ये कोई भी आप किस तरीके से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया उसकी हकीकत तो हम बाद में आएंगे, इनके हम केवल आंकड़ों पर आते हैं। ये कहते हैं कि हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किया और 12वीं में पास परसेंटेज में हमने क्रांतिकारी काम किया। अंततः अगर हम पास नहीं होंगे और रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो कोई भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था तब अच्छी मानी जाती है, वो स्कूल अच्छा माना जाता है जिसमें बढ़ चढ़ के बच्चे जाएं। तो पहला इनका मैं सवाल पूछता हूं, ये कहते थे, आपने देखा होगा कि बढ़ चढ़ के लोग हमारे यहां आते हैं, और मैं आंकड़ों में आपको अभी तो नहीं बताऊंगा। जब शीला जी ये सरकार हारती है तो दिल्ली में करीबन 16,40,000 बच्चे थे टोटल एनरोलमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर 8 लाख थे जब उनकी सरकार आती है, 16,40,000 थे जब उनकी सरकार को आप लोग हरा देते हैं। उसके बाद 10 साल बाद शिक्षा में क्रांति होती है। उस समय तो जैसे क्रांति नहीं हुई। इसको रोक लीजिए, इसको बेटा अभी रोक लीजिए, बाद में कर लीजिए। और आज के समय में 17 या 18 लाख के करीब कुल बच्चे हैं। अगर शीला जी के या कांग्रेस सरकार की गति से एनरोलमेंट बढ़ी होती तो आज 22 से 23 लाख बच्चे होते। यानी अगर आप सिंपल आंकड़ों में जाएंगे तो 4 से 5 लाख बच्चे आज हमारी सरकार के स्कूलों में कम हैं। ये कौन सी क्रांति है, कोई मुझे बताना चाहेगा?
64% था 1998 में 12वीं का परसेंटेज पास। 2013 में ये बढ़ के हो जाता है 89%, यानी 15 साल में 25% बढ़ावा होता है। लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था उसमें 96% पास थे, सिर्फ 7% का इंक्रीज होता है इनके 10 साल में। और बल्कि उससे पहले के साल का अगर आप 12वीं का रिजल्ट ले लेंगे तो 91%, वो भी फ्लक्चुएट करता है, कभी 94, कभी 91, कभी 92, कभी 95। ये कौन सी क्रांति है भाई? आप आज 22-22 लाख 24-24 लाख के स्कूल के कमरे बना रहे हैं, और ये भी इन्हीं की रिपोर्ट से है। 12,782 करोड़ में इन्होंने जो कमरे बनाए हैं, एवरेज 22 लाख का एक कमरा आता है। 22 लाख के कमरों में आप वो रिजल्ट लाते हैं जो इससे 1/4 खर्चे में पिछले की सरकार लाया करती थी। और मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब शीला जी की सरकार थी, ये कहते हैं ना हमने पैसा बहुत बढ़ाया है खर्चे में। आपने देखा होगा बार बार कहते हैं 3 गुना 4 गुना 6 गुना कर दिया है। कोई भी अर्थशास्त्री या कोई भी शिक्षा का विद आपको बता देगा असली आंकड़ा होता है कितना आपने एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी खर्च किया। सामान्य जनता के लिए ये आंकड़े बहुत रुचिपूर्ण नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए आवश्यक है। जब शीला जी हारती हैं 2013 में, तो एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 1.4% खर्च हो रहा था एजुकेशन पे, और आज शायद 1.36% है। मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिरा है। और ये तब है, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की किताब है, जब शीला जी के समय 9.1% का 1998 से 2013 तक का हमारा जीडीपी ग्रोथ था, और पिछले 8-9 सालों में ये केवल 5.1% के करीब जीडीपी ग्रोथ रह गया है। हम आते हैं 10वीं के आंकड़ों में। 10वीं में जब शीला जी की सरकार या कांग्रेस की आई थी तो 43% बच्चे दिल्ली में पास होते थे। वो बढ़कर 2013 में 2008 में हो गए थे 88-89%। मैं उसके बाद के आंकड़े इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि कपिल सिब्बल जी जब बने थे एजुकेशन मिनिस्टर तो सीबीएसई के इम्तिहान हटा दिए गए थे 10वीं से, और उसके बाद 99% बच्चे पास होने लगे थे। मैं केजरीवाल जी की तरह झूठ नहीं बोलूंगा कि 99% शीला जी के या कांग्रेस के पराक्रम से हुए थे। वो क्योंकि 10th का बोर्ड का इम्तिहान हटा दिया गया था, इस कारण से 99% पास हो रहे थे। क्योंकि केजरीवाल जी ने भी जब कोविड के सालों में 12वीं में 99% पास हुए थे तो उसको अपनी अचीवमेंट बताई थी, जब ये रूल आ गया था कि कोविड के कारण किसी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा। तो नॉन डिटेंशन पॉलिसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पराक्रम नहीं, वो नीति का पराक्रम है। चलिए उसको छोड़िए, 89% हो जाता है 10th का पास 2008 में। आज वो 80, 81, 83, 84, 88, 90, 91 के आसपास चल रहा है। 1-2 साल पहले तक तो 71% था। 10वीं का तो ये हाल है इनकी क्रांतिकारी परिवर्तन का। और अगर आप यही सिंपल नंबर ले लें कि कितने बच्चे 12वीं का इम्तिहान देते हैं, तो उसमें जितने बच्चे शीला जी के समय 11वीं 12वीं का इम्तिहान देते थे उससे कम बच्चे आप दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आबादी बढ़ रही है, करीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेकर आज 2 करोड़ 10 लाख मानी जाती है। कम से कम 25-30-50% बच्चे तो बढ़ने चाहिए थे ना। और आप तो ये कहते हैं कि प्राइवेट से बच्चे कूद कूद के सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं। बच्चे सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं, स्कूलों में आ रहे हैं, लेकिन उनकी एनरोलमेंट नहीं बढ़ रही। ये कौन सा आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे जा भी रहे हैं। शायद वो लोग जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में आ रहे हैं, और जो अफोर्ड कर रहे हैं वो अच्छी शिक्षा छोड़ के बुरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। यही इनका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मैं और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं समझ सकता। इन्होंने एक और आंकड़ा दिया कि दिल्ली में कोई भी डिस्पेंसरी काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाए। खुद इनके, और ये आंकड़े सब वो हैं, अगर आप लोग वेबसाइट पे चले जाइएगा आपके सबके पास शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले मुझसे बहुत बेहतर लोग होंगे। कम से कम 560 जो है डिस्पेंसरियां उस समय दिल्ली में चल रही थी। इन्होंने क्या किया, 560 डिस्पेंसरी में से अधिकांश को बंद करके और मोहल्ला क्लिनिक खोली। मेरे ये आप नई स्कीम लाए थे, लाते ना। डिस्पेंसरी में तो बेड थे, डिस्पेंसरी में तो गायनिक फैसिलिटी थी, डिस्पेंसरी में तो सर्जरी की फैसिलिटी थी। आपने उन सब फैसिलिटीज को काट के केवल इंजेक्शन लगाने, आला देखने और बुखार देखने वाली आम मोहल्ला क्लिनिक खोल के, कोई दिक्कत नहीं, आप नई स्कीम लाइए। लेकिन जिस तरीके से पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करके नई व्यवस्था में लाए, और इन्हीं का आरटीआई एक और इंटरेस्टिंग चीज भी कहता है। जब शीला जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार हारी थी तो दिल्ली में 39 अस्पताल थे। आज भी 39 ही अस्पताल हैं।
उस समय 7 अस्पताल निर्माणाधीन थे, उसमें से 3 बमुश्किल से द्वारका इंदिरा गांधी अस्पताल और एक बुराड़ी में अस्पताल, ये 3 अभी भी पूरे नहीं हुए। और अगर आप आंकड़ा देख लेंगे, मैं आंकड़ा आपको भेज दूंगा, इन्होंने ये क्लेम किया है कि पिछले कुछ वर्षों में कोई 3 या 4 हजार बेड्स हमने अस्पतालों के बढ़ाए हैं। ये जितने बेड्स हैं ये उन्हीं अस्पतालों में हैं जो कांग्रेस के समय के बढ़ रहे थे। तो अस्पताल नहीं बढ़ते हैं, बेड्स नहीं बढ़ते हैं, आज डॉक्टरों की कमी है, आज नर्सेज की कमी है, और ये कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम है। मैंने एक पत्र लिखा था इनके सेक्रेटरी एजुकेशन को कि साहब आप क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ये टर्म कहां से आई? भाई मैं अपने आप को कह सकता हूं मोस्ट हैंडसम मैन ऑन अर्थ और अपने आप को पदवी दे दूं, आप लोग क्या कहोगे? हंसोगे ना मुझको कि लगता है थोड़ा सा हिल गया है, यही कहोगे ना? कोई आदमी खुद ही टर्म बना ले वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और अपने आप को पदवी दे दे, तो आप ताली बजाओगे या मुस्कुराओगे? तो साधा सवाल पूछता हूं, क्योंकि मैंने जब पूछा कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टर्म कहां से आया, किन मापदंडों पे आपने कहा है, किन मापदंडों में कहा है वर्ल्ड क्लास हेल्थ है, तो मेरे को कोई जवाब आज तक इनके विभागों से नहीं आया है। इसी तरीके से डीटीसी का मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। ये कह रहे हैं कि हमने डीटीसी में बहुत बसें बढ़ाई, वो अलग नारा है। हमारे समय में 5200-5300 के करीब बसें थी, आज वो घटकर करीबन 300, 350, 3000 के करीब बसें हो गई हैं। लेकिन बसें आप कितनी भी बढ़ा लीजिए, उस पर लोग कितने चल रहे हैं? 2013 जो कांग्रेस का आखिरी वर्ष था, इन्हीं की आंकड़े के हिसाब से प्रतिदिन 43 लाख पैसेंजर डीटीसी की बसों में चला करते थे। आज वो 43 लाख घट के 25 लाख हो गया है। मैं अचंभित हुआ, मैंने कहा था इतना कैसे गिर गया? जब फ्री का मामला है, महिलाएं फ्री पे चल रही है तो बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने एक और लाइन वहां रखी, क्लस्टर बसेस। ये वही क्लस्टर बसेज हैं जो तथाकथित रूप से मेरी हैं। तो मान लीजिए आधा कंट्रीब्यूशन तो उनकी सरकार का मैं ही कर रहा हूं, अगर वो मेरी बसें हैं तो उसमें 16 लाख आया, फिर भी मिला लीजिए तो टोटल 41 लाख इनकी राइडरशिप है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था वर्ल्ड क्लास है, आबादी बढ़ती है 60%, तो डीटीसी में राइडरशिप कम क्यों हो रही है? वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि एक बहुत उसमें इंटरेस्टिंग मैं आपको आंकड़ा देता हूं। इन्होंने उसी के साथ साथ एक टेबल बनाया जिसमें ब्रेकडाउन का टेबल बनाया है, कितनी बसें ब्रेकडाउन करती हैं। वो कांग्रेस के समय से 50 गुना से ज्यादा है। मेंटेनेंस नहीं हो रही है, बसों की हालत खराब है, बसें चल नहीं रही हैं। आप कभी भी सड़क पर चले जाइए, आधे से ज्यादा चलती चलती सड़क पर ट्रैफिक जाम लगता है, क्योंकि बाई तरफ पे आपको बसें टूटी हुई खड़ी हुई पड़ी रही। ये है निशानी उस सरकार की जिसने अपने आप को दिल्ली की बेहतरी करने की बात की। हवा में क्या हुआ है, जमुना जी में क्या हुआ है, उसकी तो हम बात करना ही नहीं चाहेंगे। जब सुएज ट्रीटमेंट प्लांट आप लगाते ही नहीं है तो जमुना कहां से क्लीन होगी? एक बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है इन कागजों में। मैं उतना व्यवस्थित नहीं हूं जितनी आम आदमी पार्टी है प्रोपेगेंडा करने में, तो वो कागज आपको पूरा नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन एक विजुअल आपको मैं जरूर दिखाना चाहता हूं। उसका प्रोजेक्ट रूपांतर के ऊपर पहले करना। आपने देखा होगा ये बार बार कहते हैं कि हमने स्कूलों की हालत बहुत सुंदर कर दी, क्योंकि इन्होंने कई जगहों पे लीपा पोती बहुत अच्छी की। नहीं, ये नहीं, रूपांतर वाला। और मैं आपको बताता हूं इसकी शुरुआत कहां थी। 2008 में दिल्ली सरकार एक कार्यक्रम करती है जिसको प्रोजेक्ट रूपांतर कहते हैं। ये 2008 से 2011 तक चलता है और उसके बाद उसकी सेकेंड फेज शुरू होनी थी। उसके बाद कॉमनवेल्थ और तमाम चीजें आती है, ये प्रोजेक्ट बच जाता है। आप इसमें मैं छोटे से देता हूं। दिक्कत ये कि वो लोग सेल्फी का जमाना नहीं था, हमारे पास इतने फोटो नहीं थे, नहीं तो हम हो सकता है जो 100, 150, 200 स्कूलों की उस समय क्रांतिकारी तब्दीली हुई थी, फोटो खींचते थे। सौभाग्य से कुछ फोटो मुझे मिल गई, उनका मैंने संकलन किया। आप चाहोगे तो तमाम वो 100-125 स्कूल में जितनी मेरे पास डेटा है मैं आपको भेज सकता हूं। कुछ का मैं उदाहरण देखना चाहता हूं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो परिवर्तन है वो उस समय शुरू होता है जिसपे केवल ये एडिशन करते हैं। एक आध फोटो दिखाइएगा। बाईं तरफ कुछ ऐसे स्कूल हैं पुरानी सीलमपुर के, और दाहिनी तरफ था उन्हीं में जो नई बिल्डिंग बनना शुरू हुई। आगे चलिए, ये बाईं तरफ को कॉरिडोर देख लीजिए और दाहिनी तरफ को जो उस समय बदलाव होते चले गए थे। और एक तरीके से आज के भी जो स्कूलों की आपको फोटो मिलती है ये सामान्यतः इन्हीं के आसपास आपको मिलेगी। इसी तरह ये भोलानाथ नगर का स्कूल है जिसको बाबरोन स्कूल कहते हैं, शाहदरा का बड़ा फेमस स्कूल है। आगे चलिए, मजलिस पार्क के स्कूल है। आगे चलिए,
ये एक्सटर्नल बिल्डिंग्स में फिर चेंज आते हैं, ये फिर स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं। बल्कि दाहिने तरफ का पीछे भी आइए, दाहिने तरफ का तो है बहुत स्कूलों का फसाड आज आपको इसी तरीके से मिलेगा। आगे चलिए, मंडावली के स्कूल, आगे चलिए, आगे चलिए। ये है जो लेबोरेटरीज जो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ चेंज होती थी। आजकल आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर केमिस्ट्री के लैब टेक्नीशियन का कोट पहनाकर वो केमिस्ट्री लैब करते। मैंने भी अपने समय में केमिस्ट्री लैब किया था, मैं कभी कोट नहीं पहनता था। पर चलिए, उसको अगर आपने फैंसी दिखाना हो तो आप कोट भी दिखा सकते हैं। आगे चलिए और आगे चलिए। ये स्टेयरकेसेस में इंप्रूवमेंट था। और आगे चलिए। और ये है दाहिनी तरफ जिस तरीके के नए कमरे बने थे। कोई बताते इन कमरों में उन कमरों में क्या तकलीफ है, और उसमें आइए अब आप। और इन्होंने आपको जो स्कूल दिखाए हैं ये चिन्हित करके स्कूल दिखाते हैं। हमारे कुछ मित्र यहां पीछे बैठे हुए हैं, मैंने उनसे कहा कि साहब किसी तरीके से दिल्ली सरकार के स्कूलों में आप चले जाइए तो रैंडमली बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आज से 1 साल पहले ये दिल्ली सरकार के 2 स्कूलों में चले गए। उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये वो स्कूल है जो वर्तमान में दिल्ली सरकार के हैं। पूरे दिखाइए जितनी फोटोग्राफ्स हैं। आगे और रिपोर्ट करें और दिखा दीजिएगा, और भी इनके पास। ये मैं सिर्फ ये दर्शाना चाहता हूं कि पूरा का पूरा इनका जो क्लेम एजुकेशन में और हेल्थ में है वो केवल इश्तहारबाजी है। हकीकत में इन्होंने काम किया है, लेकिन उतना ही काम किया है जिससे बहुत ज्यादा काम इसके पहले की सरकार करती थी। पहले की सरकार अगर माउंट एवरेस्ट के 10 फीट नीचे तक पहुंच गई थी तो ये केवल आखिरी की 10 से 5 फीट जो है उसके ऊपर चढ़े हैं। इनका काम न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में, न ट्रांसपोर्ट में, न एनवायरमेंट में, न किसी और मूलभूत सुविधा में, न सुएज ट्रीटमेंट में। ड्रिंकिंग वाटर की मैं बता देता हूं। जब कांग्रेस की सरकार हारी थी तो दिल्ली में 920 एमजीडी पानी आया करता था। 920 एमजीडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बने थे। अब आप मानिएगा कि आबादी बढ़ रही है, 920 में कुछ तो इजाफा होगा, आज 940 है। 20 एमजीडी बढ़ा है, और वो केवल वो क्यों? क्योंकि कुछ सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स कंप्लीट हुए हैं जो पिछले समय के चल रहे थे, और कुछ रेनी वेल्स, ग्राउंड वाटर के वेल्स, इन्होंने उसमें डिगिंग करना शुरू कर दिया है। मैं फिर से विनम्रता से कहता हूं, कभी मौका दीजिए, इन लोगों को बगल में बिठाइए और दिल्ली का क्या मॉडल है उस मॉडल की हम चर्चा कर लेते हैं। और लास्ट में बिजली या एनर्जी की उस बात पर आता हूं जिसका ये बार बार कहते हैं। तो मैं कभी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि दिल्ली सरकार की बिजली की जो वेबसाइट है उसी पर आप चले जाइए। ये वेबसाइट का पहला कागज है, और वेबसाइट के कागज के मैं पहले पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। हो सकता है केजरीवाल साहब को पता ना हो कि उनकी खुद सरकार क्या कह रही है या किसी जी को। ये वेबसाइट कहती है, जिसमें मनीष सिसोदिया जी की फोटो है, उसको सुन लीजिए। ऑन जुलाई 2002 दिल्ली विद्युत बोर्ड वॉज अनबंडल्ड इनटू 6 सक्सेसर कंपनीज। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हैंडेड ओवर द मैनेजमेंट। Reforms in power sector of capital city in 2002 have been a great success and became a showcase model in the country, and many states have followed the Delhi model in their reforms. Reforms in power sector, the load shedding has been reduced from 4.9% उस समय to 0.55%। ये 18-19 का है, वो एक्चुअली में घट गया था, आ गया था टू 0.65 और समथिंग शीला जी के समय पे। दिल्ली इज द फर्स्ट केस इन द कंट्री टू प्रिपेयर आइलैंडिंग स्कीम टू मीट द एसेंशियल एंड क्रिटिकल लोड इन केस ऑफ क्राइसिस ड्यू टू ग्रिड कोलैप्स। और ये आइलैंडिंग का काम 2012 में शुरू हुआ था। हमारे सीनियर मित्रों को पता होगा, एक बार आपको याद है पूरे हिंदुस्तान में बिजली कट गई थी क्योंकि दिल्ली की आइलैंडिंग नहीं हुई थी। उसी के बाद ये स्कीम चालू हुई थी। और क्रिटिकल लाइन इसकी ये है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम्स अकॉर्डिंग टू एसबीआई कैप्स ऑफ अक्टूबर 2012, यानी 10 सालों के अंदर में 2002 से 2012 के बीच में, has resulted in significant savings for Delhi government. The state government has been able to save 30,000 crores over the past 10 years. सालाना 3,000 करोड़ की सेविंग और 2,500 करोड़ की सब्सिडी जो आज ये दे रहे हैं। अगर ये रिफॉर्म नहीं होते, अगर हर साल 3-3,500 करोड़ की सेविंग नहीं होती, तो किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, हमारी फ्रीबीज या हमारी मुफ्तखोरी की सरकार काम नहीं कर पाती।
आपने सस्ता दिया, स्वागत है, आपने लोगों को राहत दी, ठीक है, लेकिन राहत आप तब दे पाए जब वो रिफॉर्म जिसको आप रोज गाली देते थे, वो सो कॉल्ड सांठगांठ दिल्ली सरकार में प्राइवेट कंपनी में जिसकी आप बात किया करते थे, अगर वो हुआ तो आप वो काम आज कर पाए हैं जो काम आप अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि 906 एमजीडी पानी आता था दिल्ली में, जहां पहले केवल 580 एमजीडी आया करता था, तो आज आप पानी जो है फ्री दे पा रहे हैं। वो दूसरी बात है कि आज हमारा दिल्ली जल बोर्ड जो है 60 से 80 हजार करोड़ के घाटे पे चल रहा है और डीटीसी 40 हजार करोड़ के घाटे पे चल रहा है। फिर आखिरी बात मैं कहूंगा, उसके बाद इनकी दो एक बात पर आऊंगा, इकोनॉमिक्स पर आ जाते हैं। इन्होंने बड़ी बखूबी से कहा, बार बार कह रहे हैं कि 2014 से पहले दिल्ली में रेवेन्यू डेफिसिट होता था और उसके बाद से हम सरप्लस में ले आए। मैं अपना डेटा नहीं, दिल्ली सरकार का डेटा नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा कंपेयर करता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटे को अगर आप देख लें तो दिल्ली में 1999 के बाद एक भी साल रेवेन्यू डेफिसिट नहीं रहा है। मुख्यमंत्री इतना सफेद झूठ क्यों बोलते हैं, मेरे समझ से परे। आप कह देते हैं हमने कुछ डेफिसिट कम किया, ज्यादा किया, जबकि कम नहीं हुआ है। एवरी डेफिसिट की सीमा बढ़ती, वो बढ़ेगी। जब बजट बढ़ेगा तो उसका टोटल अमाउंट भी बढ़ेगा, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट एक साल भी डेफिसिट जो है वो गलत नहीं किया, हर समय पॉजिटिव में रहा। और अगर आप उस टेबल को देखेंगे, मैं आपको टेबल दूंगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट नीचे नेगेटिव में दिखाया जाएगा, तो उसको उल्टा मत समझ लीजिएगा। डेफिसिट अगर नेगेटिव में होता है तो उसका मतलब है पॉजिटिव में, माइनस माइनस पॉजिटिव में होकर जाता है। और केजरीवाल जी, आपसे मैं आखिरी सवाल आपकी परफॉर्मेंस पे पूछता हूं। आपने कहा कि आप ईमानदार सरकार, कट्टर ईमानदार शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, और उन्होंने कई बार कहा कि जब से मैं आया हूं हमारा टैक्स बढ़ गया है। मैंने केवल सामान्य और सरकारी आंकड़े लिए, मैंने आरबीआई से आंकड़े लिए जो उनकी स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में आते हैं। हर राज्य का तथाकथित सबसे ओरिजिनल डेटा बजट का आरबीआई छापती है, जो कंपैरेटिव डेटा होता है, और इसमें वो जो रिवाइज्ड और बजट एस्टिमेट है उसकी जगह असली एस्टिमेट। तो मैंने 2004 से 14 के बीच में टैक्स का ग्रोथ लिया और उसके बाद 2015 से लेके 2023-24 का लिया, और याद करिए इसके बाद जीएसटी आता है, जिसके बाद हर राज्य का टैक्सेशन बहुत अच्छा बेहतर कलेक्शन होने लगता है। तो जिस स्पीड से 4 और 14 के बीच में टैक्सेशन बढ़ता है, जो ओन टैक्स रेवेन्यू है सरकार के, भारत सरकार की कॉन्ट्रीब्यूशन हटा दीजिए, जिसको स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है, अगर उसी स्पीड से बढ़ता तो पिछले 8-9 सालों में 1,84,000 करोड़ ज्यादा टैक्स दिल्ली में इकट्ठा होता। केजरीवाल की मिसमैनेजमेंट ने दिल्ली को 1.84 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस दिया है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, मैं आपको ओरिजिनल डेटा भेज सकता हूं, कैलकुलेशन भेज सकता हूं। आपको लगे मेरे कैलकुलेशन में गलती है, आपके पास स्टैटिस्टिशियन इकोनॉमिस्ट होंगे, आप स्वयं चेक कर लीजिएगा। और जो सरकार 10 साल में 1,84,000 करोड़ का घाटा करती है टैक्स कलेक्शन में, वो ईमानदार है, या वो सरकार जो इतना पैसा इकट्ठा कर पाती वो ईमानदार है? और इसके बाद मैं बस छोटी सी 2 चीजें आपको दिखाना चाहता हूं जो सीएजी रिपोर्ट्स मुझे मिली, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा चर्चा, बहुत सी है मेरे पास रिपोर्ट्स, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा सीएजी रिपोर्ट की होती है, शीश महल की, उसमें जरा इसको बड़ा करिएगा। आप एक लाइन इसमें देख लीजिए, सबसे ऊपर से मैं पढ़ता हूं। वर्क वॉज अवॉर्डेड अक्टूबर 2020 टू मेसर एके बिल्डर्स एट अ टेंडर्ड कॉस्ट ऑफ, ऊपर की लाइन देखिए, 8.62 करोड़, 8.62 करोड़, और नीचे आता है, आप उसकी चौथी लाइन में आइए, द फाइनल पेमेंट्स ऑफ 33.66 करोड़ वॉज मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। 8 करोड़ का घर, 8 करोड़ की टेंडरिंग, और टोटल पेमेंट जाती है 33 करोड़। 33 करोड़ अपने में कुछ नहीं है। मुझे हिंदुस्तान के सिविल कंस्ट्रक्शन के इतिहास में एक और परियोजना बता दीजिए जो 2 साल में 4 गुना कॉस्ट करती है बिना सैंक्शन के। वही आगे कहते हैं, above all estimated cost and something 294 above the tendered amount. During audit it was found that all original cost आगे चलते हैं। और इस शीश महल में क्या था, ठीक है, आप लगा लीजिए, आपने सपने देखा होगा, टेलीविजन थे, आपने सपने देखा होगा, एयर कंडीशनर थे, लेकिन मैं तब थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि लिस्टिंग में पढ़ते पढ़ते मैंने एक ऐसा शब्द पढ़ा
जिससे मुझे जिस कारण से मनीष सिसोदिया जी जेल में थे और जिस कारण से ये स्वयं जेल में थे, वो कारण मुझे याद आ गया। उसमें पहुंच जाइए नेक्स्ट में, नीचे दे दिखिए, प्रोवाइडिंग एंड प्लेसिंग ऑफ अ मिनी बार यूनिट। मुख्यमंत्री के घर में सरकारी रूप में मिनी बार बनाया जाता है। अब लिकर स्कैम भी होगा तो क्या होगा, वाटर या दही का या लस्सी का स्कैम होगा। थैंक यू वेरी मच। Sheila Dikshit and Congress. But Ajay Makanji a few days back said that this is not a Sheila Dikshit model that we want to bring in Delhi. That is not exactly what he meant. What is your suggestion? Thank you for asking this. It's not a redemption, but it is asking questions on what was asked of us and what is still being asked of us. या तो आम आदमी पार्टी सवाल नहीं पूछे ना। 4 days ago on a particular television channel, I was blamed for having business interests in Delhi. If you are asking business interest in Delhi, then come to that. Before this election, Mr. Kejriwal comes on television channels and claims what he has done in Delhi and says nothing was done before. So it is my duty to explain to people what has been done. And this is just 5% of the totality. तो हमारा ये कि अगर आप आंकड़े गलत कहते हैं तो आंकड़े तो हमें देने पड़ेंगे। एंड इफ figures are better during Mrs. Dikshit's regime, it's just bad luck for Aam Aadmi Party. And it is not Sheila Ji's regime, it is Congress's regime. And when we are going in for elections, we want to tell people with confidence कि हमने किया है, हम कर सकते हैं. You also talked about 1.8 lakh crore of 8.4 lakh crore, yes. That could be could have been correct. Ji. Last year till this year. But you have not talked about does it include, just for clarification, does it include the deficits that are being seen in the Bijli department, in the transport department, in the No, वो नहीं। अगर वो होता तो और भी हालत खराब होती। Because see, revenue is not being collected. The numbers are with me. The exact number of the losses of BJP and DTC are with me. I can provide that to you. Unfortunately, as I said, since there are so many papers, I don't want to confuse you too much with numbers. बट ये भी है, जब सरकार कहती है कि हम डेफिसिट में नहीं जा रहे हैं, उसमें अगर आप पहले क्या होता था, मोस्ट इकोनॉमिस्ट विल नो, ऑल गवर्नमेंट्स इंक्लूडेड लॉसेज ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट इन देयर बजट्स. नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव टेकन पब्लिक सेक्टर यूनिट डेफिसिट ऑफ बजट. तो डीटीसी का और बिजली का, जल बोर्ड का जो डेफिसिट है वो तो दिखाई नहीं पड़ता है. बिजली की तो अलग कहानी है, क्योंकि बिजली में एनडीपीएल ने और बीएससीएस ने, जिसको कहते हैं रेगुलेटरी एसेट्स, कोई 1.5-2 लाख करोड़ के रख रखे हैं डीआरसी में. अगर कहीं गलती से डीआरसी ने वो रेगुलेटरी एसेट्स मान लिए तो एक आध 2-3 साल का तो पूरा का पूरा बजट वहां चला जाएगा. फिर तो हमारे पास मेरे ख्याल से तनख्वाह छोड़िए, जो बेचारे पंडित जी और जो गुरु ग्रंथियों को आज मिलने वाला है, हो सकता है उससे ही सरकार पैसा वापस खींच लेगी. तो पैसा कहां से देगी? It is huge. तो ये तो एक दिन का नहीं, ये पूरा 9 years. तो it means मतलब ये रेवेन्यू जनरेट नहीं हुए हैं, लेकिन खर्चा हो. देखिए, इसमें मेरा यह है कि एक गति से अर्थव्यवस्था चलती है और सरकार की कलेक्शन चलती है. कोई भी सरकार आती है, उस गति में अगर बहुत ज्यादा गिराव आता है, मैं सामान्य बताता हूं, पिछले समय ओन टैक्स रेवेन्यू अमूमन 14% के करीब हर वर्ष बढ़ता था और वो गिर के 8.5% हो गया है. इतना मेजर गिराव कैसे हो गया? मैं मान सकता हूं 14 का 12 हो जाए, 11 हो जाए, कभी 15 हो जाए. सामान्यतः इतना फ्लक्चुएट करता है. और ये तब है जब बाकी प्रदेशों में जीएसटी के कारण ज्यादा कलेक्शंस हुए हैं. और याद रखिएगा, दिल्ली ट्रेड डिपेंडेंट इकोनॉमी है. हमारे यहां उत्पादन उतना नहीं होता है, हमारे यहां कृषि नगण्य है. तो बेसिकली हम ट्रेड डिपेंडेंट इकोनॉमी, मेरे ख्याल से माने तो दिल्ली में ट्रेड 60% से 80% होगा जीडीपी का. तो तब तो हमें तो छलांगे मारनी चाहिए थी ना, हमें तो 20-25% के हिसाब से चले जाना चाहिए था. लेकिन 14% से वो घटता क्यों है? और तब ये संदेह होता है कि आपके जीएसटी के अधिकारी, सेल्स टैक्स के अधिकारी, वैट के अधिकारी कर क्या रहे हैं. ये कहते थे ना, हमारे समय लोग ज्यादा ईमानदार हो गए हैं. तो इन्हीं का अगर आप लॉजिक ले लें तो इसका मतलब है ज्यादा बेईमान हो गए.
No, I don't think it's a setback. I don't think it's a problem also. Congress has never been in a position, except for some rare cases, of projecting a chief minister. Obviously, when you have leaders or say a sitting chief minister or somebody who has led a campaign, it is automatically assumed that that person is the face to become the chief minister. But unlike most other governments, and most of the governments, especially Aam Aadmi and others, claim to follow the constitution. The constitution says it's a parliamentary system of government, right, in which hopefully you will find the MLAs in the choosing the chief minister. So I don't think we really jump the gun, right? But we do very have often multiple faces. So not having multiple faces at least won't impact the Congress chances. And as I said, what I have presented in statistics here is something people are feeling on ground. आप कहीं भी दिल्ली में चले जाइए, क्या हुआ था 10 साल पहले और क्या आज है, people are talking about that. वो लोगों के जहन में है, and which is why we need to talk about this. इसको हिंदी में भी करते कांग्रेस ने इस बार बड़े-बड़े चेहरे उतारे हैं विधानसभा चुनाव में और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जेन्युइनली जमीन पे लड़ रही है। आपकी लगातार आक्रामक अरविंद केजरीवाल पे कांग्रेस का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? क्योंकि आम आदमी पार्टी में माना जा रहा है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी पार्टी से कौन? नहीं, देखिए, हम अभी कह रहे हैं हम हमारा निर्णय भी नहीं है, हमारा एक नीति भी नहीं है कि हम कोई फेस आगे करें। स्वाभाविक है कि जितने हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा हम में से कोई बड़ा नेता है छोटा नेता है, तो जो सीनियर लोग रहे हैं या किसी पदों में रहे हैं या पहले पदों में रहे हैं, वो ज्यादातर अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं। गंभीरता से हम पहले भी लड़े, लेकिन शायद क्योंकि आज आम आदमी पार्टी की वो स्थिति नहीं है जो पहले थी, इसलिए हम लोग ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा मुस्तैदी से जमीन पर लड़ते हुए दिख रहे हैं। कभी होता है सामने की फौज अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो तो कमजोर फौज उसी तेजी से नहीं दिखती है, लेकिन आज हम पहले से बहुत ज्यादा बलशाली हुए हैं, उनके लोग कमजोर हुए हैं, उनकी हकीकत पर लोग सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस लड़ती दिख रही है और इससे मुझे पूरा भरोसा है। हमें दिक्कत आएगी कि हम अपने 35, 36, 40 जितने चुन के आएंगे उसमें किसको चुनेंगे। चुनाव में तो और कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पे था। कभी भी इंडिया अलायंस जब बना था, ये कभी नहीं कहा गया कि इंडिया अलायंस जैसे आज लोकसभा लड़ेगा वैसे ही विधानसभा लड़ेगा। मैं एक सेकंड में और आपकी बात का जवाब देता हूं। जहां जहां इंडिया अलायंस के बनने के पहले जो अलायंसेस थे, जैसे महाराष्ट्र में था, झारखंड में था, वो महाराष्ट्र और झारखंड जैसे अलायंस राज्य सरकारों में तब भी रहे जब उसके बाद चुनाव हुए, लेकिन वहां कभी ये बात नहीं कही गई कि नए राज्यों में अलायंस बनेगा। तो हरियाणा में नहीं बना, दिल्ली में नहीं बना, लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि पहला अलायंस था वो कंटिन्यू किया, झारखंड में पहले अलायंस था वो कंटिन्यू किया। चलिए, मान लिया कि किसी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, मेरा ये है कि फिर ये सवाल उन पर पड़ेगा जिनके पास दूसरी पार्टी से कम सीटें आएंगी। तो मुझे लगता है ये सवाल आप केजरीवाल जी से और आतिशी जी से पूछिएगा, वो किसका समर्थन करेंगे। No, this is an issue. The fiscal management of the government is an issue. But as I said, promises are promises and parties make promises, and we will battle promises on the political front. It's not to argue with finances. But very clearly, Delhi government's financial situation is not in a good shape. Right? The revenue deficits, in fact, last year, for the first time, there is a revenue deficit in Delhi government of 10,000 crores. Revenue deficit is very serious. See, fiscal deficits are borrowings you do for capital investments and others, which ultimately helps the economy. आज आप पैसा लेकर किसी मूलभूत चीज में लगाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिजली यंत्र बनाते हैं, स्कूल कॉलेज बनाते हैं, उससे आप कितना भी पैसा खर्च करो, समाज को और राज्य को फायदा होता है। रेवेन्यू डेफिसिट है इमीडिएट खर्चा, इन दैट दिल्ली गवर्नमेंट इज इन प्रॉब्लम। इसीलिए आपने देखा होगा सम टाइम बैक दे वेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ लोन ऑफ 10,000 करोड़ एंड आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी इन एनी मूड to cover your revenue deficit. I can understand government of India assisting in capital expenditure or in overdraft borrowings that you do time to time on RBIs,
But otherwise, I don't think Government of India will give them revenue deficit, and no government should be paid for their revenue deficits. So whatever they are promising will be a fiscal challenge for the government. But I don't think the situation will arise, because more balanced, more nuanced, more responsible parties like the Congress will be coming to power. Sandeep ji, what do you say about the children being used to promote the party and the party leader? A political party that has just become a national party is using those things, whether it is through Twitter or through automobile posters. What do you have to say to that? I think anybody who uses photographs of people unwillingly, especially if it is a case of children, is something that cannot be supported. I've seen a lot of cases, they say, even in Delhi, for example, very often Delhi government posts photographs of school children as government advertisements. I think it is unethical, it is wrong. क्योंकि आप फोटो किसी कारण से लेते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि जिसकी फोटो आपको डिस्प्ले करनी है उनसे कम पूछ लीजिए. और उसमें एक और सिचुएशन भी बन के आती है कि आप इनोसेंट चेहरों को, बच्चों को डिस्प्ले करते हैं अपनी अचीवमेंट्स दिखाने के लिए. That I think is almost like a cheating. So whichever party you are referring to, whichever advertisements you are referring to, a use of children for political gains is completely wrong. और अगर उनकी परमिशन नहीं ली है तो I think it is a matter of cheating. Any questions? ठीक है. Thank you. और प्लीज बाहर थोड़ी सी चाय है. I welcome everybody to come here.